नाइस एकेडमी गाइस। आज जो हमारा टॉपिक है वो है इंडियन इक्विटी नॉन फंड बेस्ड। ये चैप्टर नंबर 5 है ऑफ कॉर्पोरेट फंडिंग ऑफ सीएस प्रोफेशनल मॉड्यूल 3 पेपर नंबर 7। ये चैप्टर बहुत इजी है और ये हम करेंगे कवर 3 अलग अलग वीडियोस में। 3 पार्ट होंगे इस पूरे चैप्टर के रिविजन वीडियोस और ये चैप्टर बहुत इजी है। और आपको अगर सोच रहे, और बल्कि मैं आपको ये भी कहूँगी कि अगर आपका बाई चांस ये चैप्टर खुद पढ़ा हुआ नहीं है, अगर आप ये रिवीजन वीडियो के बाद पढ़ना चाहोगे ना तब भी बहुत अच्छा है। ये रिवीजन वीडियो एकदम बेसिक होगा क्योंकि ये चैप्टर ही बहुत बेसिक है और बहुत इजी चैप्टर है। आई कैन अश्योर यू ऑन दैट। तो लेट्स स्टार्ट जो हमारा चैप्टर है। और जो हम इस वीडियो में कवर करेंगे वो है हमारा पहला 4 टॉपिक, दैट इज बोनस इश्यू, प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट, SEBI ICDR regulations and procedure for bonus issue। और जो स्वेट इक्विटी और उसके बाद की पोर्शन है वो हम अगले वीडियो में करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। बोनस इश्यू क्या है? बोनस इश्यू होते हैं एडिशनल शेयर्स देते हैं जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स होते हैं कंपनी के, उन्हें हम एडिशनल शेयर्स देते हैं, दैट इज फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है। ये किस रेशियो में दिया जाता है? ये रेशियो में दिया जाता है जो एक प्री एग्जिस्टिंग प्री डिटरमाइंड रेशियो होते हैं उसके बेसिस पे सभी जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स है उन्हें दिया जाता है। और जो बोनस इशू है उससे कभी भी वोटिंग परसेंटेज, दैट इज शेयर होल्डिंग पैटर्न, कभी चेंज नहीं होना चाहिए। और सेकेंडली, जब कंपनी के पास लार्ज डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट्स होते हैं तो इंस्टेड ऑफ गिविंग इट टू द शेयर होल्डर्स इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड, कंपनीज क्या करती है? बोनस इशू करती है। उस प्रॉफिट को कैपिटलाइज कर देती है, हमारे कैपिटल में ऐड हो जाता है और उस प्रॉफिट को फिर से कंपनी में यूज किया जाता है फॉर द ग्रोथ एंड एक्सपेंशन ऑफ द कंपनी। तो एडवांटेजेस क्या है? जो मैंने आपको ये सारे पॉइंट्स बोले, ये पहले तो जो पैराग्राफ्स आप देख रहे हो आप उसे रीड करना, एकदम वही पॉइंट्स दिए गए हैं। और सेकेंडली, पता है हमारे बुक में क्या प्रॉब्लम है? हमारे जो मॉड्यूल है अगर उसका फॉर्मेटिंग चेंज कर दिया जाए ना सिर्फ, तो आपको किसी भी ऑथर की बुक की जरूरत नहीं है। हमारा बुक इतना अच्छा है। ठीक है। कहीं कहीं माइन्यूट मिस्टेक्स है, वो रेक्टिफाई किया जा सकता है, लेकिन हमारा बुक बहुत ही अच्छे तरीके से अगर बस फॉर्मेटिंग चेंज कर दिया जाए तो ये बुक बहुत अच्छा है। तो हमारे टॉपिक पे वापस आते हैं, एडवांटेजेस ऑफ इशूइंग बोनस शेयर्स। बोनस शेयर्स लाने के क्या क्या फायदे हैं? पहला तो इससे फंड फ्लो अफेक्ट नहीं होता है। मतलब अगर हम लोग डिविडेंड देते तो हमारा फंड्स बाहर जाता कंपनी के, तो अगर हम डिविडेंड दे ही नहीं रहे तो फंड्स कंपनी के पास, जो कंपनी के फंड्स है वो कंपनी के पास ही है। सेकेंड इज मार्केट वैल्यू ऑफ द कंपनी शेयर्स कम्स डाउन टू द नॉमिनल वैल्यू बाय द इश्यू ऑफ शेयर्स। मार्केट वैल्यू जो होते हैं शेयर्स की, वो ये ऐसा पॉइंट उतना मुझे कुछ खास क्लियर लगता नहीं है। तो हम बढ़ते हैं थर्ड पॉइंट पे। जो चीज़ें मुझे क्लियर नहीं लगती है या फिर आपको एज अ स्टूडेंट क्लियर नहीं रखती है तो आई प्रेफर कि आपको रट लेना चाहिए। अगर आपका ज़्यादा दिमाग उस पर जाएगा तो आपको जी चीज़ें समझ आ रही हैं उस पर आप फोकस कम कर पाओगे और अल्टीमेटली रिजल्ट अफेक्ट करता है। ठीक है। कमिंग बैक, the market value of the member shareholding increases with the increase in the number of shares in the company। मार्केट कैपिटलाइजेशन बढ़ता है क्योंकि शेयर ज़्यादा शेयर होल्डर्स के पास आ जाते हैं, तो जो मार्केट का कैप होता है कंपनी का वो इंक्रीज करता है। हेंस द वेल्थ ऑफ द शेयर होल्डर्स अल्टीमेटली इंक्रीज। चाहे वो आप डिविडेंड दो तो उसका पर्सनल वेल्थ इंक्रीज करेगा, अगर आपने बोनस दिया तो कंपनी की मार्केट वैल्यू इंक्रीज करती है, विच इवेंचुअली वो शेयर होल्डर का ही वेल्थ इंक्रीज करता है। फोर्थ पॉइंट, बोनस इश्यू इज नॉट एन इनकम। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये इनकम ही नहीं है तो टैक्स आने की बात ही कोई नहीं। फिफ्थ पॉइंट, पेड अप शेयर कैपिटल इंक्रीजेस विद द इश्यू ऑफ शेयर बोनस शेयर्स। ऑब्वियस सी बात है, जब हमने एडिशनल शेयर्स ही इशू कर दिए तो जो हमारा पेड अप शेयर कैपिटल है वो इंक्रीज करेगा ही। तो हमारा जो कंपनीज एक्ट के प्रोविजन है वो पहले तो कंपनीज एक्ट का कौन सा प्रोविजन गवर्न करता है। ठीक है। इसमें हम लोग बेसिकली 3 पॉइंट्स कवर करेंगे। कौन से गवर्निंग प्रोविजन है? दैट इज द कंपनीज एक्ट, SEBI ICDR, SEBI LODR। ठीक है। ये 3 मेन और इम्पोर्टेंट प्रोविजंस है, रेगुलेशंस है जो विथ रिस्पेक्ट टू बोनस इशू क्या बोलते हैं हमें वो कवर करना है इस चैप्टर में। पहला तो कंपनीज एक्ट का कौन सा रूल लगता है और कौन सा सेक्शन लगता है कंपनीज एक्ट का। रूल लगता है रूल 14 ऑफ कंपनी शेयर कैपिटल
एंड डिबेंचर्स रूल्स 2014। देखो ये जो रूल्स के नाम है, जैसे मैंने कहा आपको शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर रूल, ये याद करना बहुत इजी है। आप जब एक बार कंपनीज एक्ट बेयर टेक्स्ट खोल के देखोगे तो इसके जो नाम है और इनका जो कंटेंट है वो बहुत ही सिमिलर है। जैसे हम इसमें शेयर्स की बात करें तो शेयर कैपिटल के रूल्स में आएंगे, और उसके बाद इसका सेक्शन जो कवर करता है वो है सेक्शन 63 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। ये क्या कहता है? पहली बात करता है ये सोर्सेज ऑफ बोनस इश्यू के बारे में, किन किन सोर्सेज से आप बोनस इश्यू कर सकते हो। पहला है फ्री रिजर्व, ये हमने अकाउंट्स में पढ़ा है एग्जी में। फ्री रिजर्व, सिक्योरिटीज प्रीमियम और CRR। और सेकेंड, इसके साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है जो मैं आपको बताना चाहूंगी, वो है, देखो ये तो हमने पॉइंट्स कवर कर लिया, फ्री रिजर्व, सिक्योरिटीज प्रीमियम एंड CRR। CRR कब बनाते थे? जब हम लोग रीपेमेंट करते हैं प्रेफरेंस शेयर्स के, ठीक है। इसके साथ एक इम्पॉर्टेंट सेक्शन है जो सेक्शन 52 है ऑफ द कंपनीज एक्ट, एक बार आप खोल के देख लेना, ठीक है। सेक्शन 52 क्या कहता है, मैं आपको बेटेक्स से बताती हूँ। States that the securities premium account can be used in paying up unissued shares of the company to be issued to its member as fully paid bonus shares। ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि जो अनइश्यूड, मतलब जो अब तक हमने इशू ही नहीं किए शेयर्स, उन्हें हम शेयर्स इशू कर सकते हैं टू द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स, एंड ये फुल्ली पेड अप होने चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है कि फुल्ली पेड अप होनी चाहिए। फिर है कि इसका जो सेक्शन 52 है उसमें हम आगे बात करते हैं, अदर फ्री रिजर्व्स क्रिएटेड फ्रॉम out of the profits actually earned during the earlier years, general reserve, CRR, development rebate reserve, etc. can be utilized by the company for the issue of fully paid up bonus shares to the company, to the members। members का मतलब है existing shareholders, और fully paid ही हम issue कर सकते हैं। और ये जो हम लोग कभी भी प्रॉफिट अर्न किया, चाहे वो प्रेजेंट ईयर का हो या पहले के ईयर्स का हो, तो उससे हम बोनस इशू कर सकते हैं। और हम आते हैं वापस हमारे सेक्शन की तरफ। सेक्शन 63 क्या कहता है? ये पहली बात कहता है कि हमने किन किन 3 सोर्सेज से हम फंड्स ले सकते हैं। पहले फ्री रिजर्व, सिक्योरिटीज प्रीमियम, CRR। अब हम किन से नहीं इशू कर सकते? रिवैल्यूएशन रिजर्व, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। रिवैल्यूएशन रिजर्व से हम कभी भी इशू नहीं करते। रिवैल्यूएशन रिजर्व तब बनता है जब हम किसी भी एसेट या लाइबिलिटी एसेट को हम रिवैल्यू करते हैं, अपवर्ड रिवैल्यूएशन करते हैं, तो ये रिवैल्यूएशन रिजर्व बनता है, जो यहाँ पे दिया हुआ है। नो इशू ऑफ बोनस शेयर शैल बी मेड बाय कैपिटलाइजिंग रिजर्व्स क्रिएटेड बाय द रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स, ठीक है। कंडीशंस, ये इंपॉर्टेंट है। कंडीशंस बेसिकली 5 है, और ये जैसा आप ये जो आप सामने देख रहे हो ये सेंटेंसेस के फॉर्म में है, तो ये रिटेन करने में प्रॉब्लम आ सकता है, तो हम इसे शॉर्ट में करेंगे। पहला पॉइंट, AOA का ऑथराइजेशन होना चाहिए। देखो ये 2 वर्ड, AOA का ऑथराइजेशन होना चाहिए। आप ये पूरे सेंटेंस को आप लिख सकते हो अपने वर्ड्स में। आपको की वर्ड्स इंपॉर्टेंट है याद करना। AOA का ऑथराइजेशन होना चाहिए, BOD का रिकमेंडेशन होना चाहिए। थर्ड है डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए। डिफॉल्ट किस में नहीं होना चाहिए? इन द पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट और प्रिंसिपल, चाहे इंटरेस्ट हो या प्रिंसिपल हो, किसका? फिक्स डिपॉजिट का या डेट सिक्योरिटीज, कोई भी जो कंपनी ने इशू की है उसका डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए। थर्ड पॉइंट हो गया डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए। फोर्थ पॉइंट है कि स्टैट्यूटरी ड्यूज, जो गवर्नमेंट की ड्यूज है, जो गवर्नमेंट को हमें देनी होती है, अगर उनमें कोई डिफॉल्ट है तब भी हम बोनस इशू नहीं कर सकते। क्योंकि देखो सिंपल सा फंडा है कि अगर आपके पास पैसे हैं जो आप बोनस इशू का सोच रहे हो, तो आपने ये डिफॉल्ट ही क्यों किया? आपके पास ऑब्वियसली अगर पैसे हैं तो आपने डिफॉल्ट क्यों किया? या तो आपका इंटेंशन ही गलत है। फिर हम चले जाएंगे रेजोल्यूशन ऑफ कॉर्पोरेट डिस्प्यूट्स के सिलेबस में, उसमें सबके पेनल्टीज दिए हुए, सबके पीनल प्रोविजंस दिए हुए, ठीक है। तो हमारा 5th पॉइंट है कि शेयर्स पार्टली पेड अप है तो उसे फुल्ली पेड अप कर दो। तो हमारा और 6th पॉइंट है कि और भी कोई अदर मैटर्स, ये तो हम लोग को बिना कहे भी हम ये एग्जाम में लिख लेते हैं। 5 मेन प्रोविजंस क्या है? AOA का ऑथराइजेशन होना चाहिए, BOD का रिकमेंडेशन होना चाहिए, डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए, फिर स्टैट्यूटरी ड्यूज, फिर अगर पार्टली पेड अप है तो फुल्ली पेड अप कर दो। ये 5 पॉइंट्स है जो आप पढ़ लेना, ये चीजें सेम दी गई है। बोनस इशू कोई भी डिविडेंड की मतलब डिविडेंड के देने की जगह आप बोनस इशू नहीं कर सकते। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और देखो ये जो पॉइंट्स हमने पढ़े हैं ना, वही सेम ICDR में रिपीट होंगे, तो इससे हम जल्दी से कर देंगे।
SEBI has issued regulations for bonus issue which are contained in chapter 11 of SEBI ICDR regulations 28. ठीक है, तो पहला पॉइंट है एलिजिबिलिटी। AOA का ऑथराइजेशन होना चाहिए। मैं आपको पॉइंट्स बता रही हूँ, आप एक बार टैली कर लेना खुद से। अगर मैं गलत हूँ तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना कि मैंने कोई भी पॉइंट या कोई भी चीज को गलत बोला, ताकि मैं उससे भी चेंज या रेक्टिफाई कर सकूँ फ्यूचर में। ठीक है, पहला है एओए का ऑथराइजेशन होना चाहिए। दूसरा है डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए। तीसरा है स्टैट्यूटरी ड्यूज का डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए। फोर्थ पॉइंट है पार्टली पेड अप। इसमें बस एक पॉइंट नहीं है कि आपका बोर्ड रिकमेंडेशन चाहिए। इसमें है कि प्रोवाइडेड if there is no such provisions in AOA, the issuer shall pass a resolution in its general body। मतलब स्पेशल रेजोल्यूशन करो फॉर ऑल्टरेशन ऑफ AOA। ठीक है, ऑल्टरेशन हो गया, AOA में ऑथराइजेशन ऑल्टरेशन की बात आई क्या, फिर डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए, स्टैट्यूटरी रिड्यूस, पार्टली पेड अप नहीं होना चाहिए, फुली पेड अप कर दो। और ये नया पॉइंट है, फिफ्थ पॉइंट, दैट इज प्रोमोटर या डायरेक्टर इज नॉट अ फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर। ठीक है, ये चीज आप पढ़ लेना, सेम दी गई है। फिर राइट्स, जो फुली या पार्टली कन्वर्टेबल डिबेंचर डेट होल्डर्स हैं, उनके क्या राइट्स होते हैं। ठीक है, डेट इंस्ट्रूमेंट्स के जो होल्डर्स है, जिनको कन्वर्ट आज नहीं तो कल वो कन्वर्ट होंगे, ठीक है, चाहे वो फुल्ली हो या पार्टली हो, तो उनका क्या अधिकार है इस बोनस इशू में। उनका ये अधिकार है कि उनका जो एक पोर्शन है उनके लिए एक रिजर्वेशन होना चाहिए आउट ऑफ द टोटल इशू, कि जब ताकि इससे जो शेयर होल्डिंग का पैटर्न वो उनके इट कैन नॉट बी वैरिड टू इट्स टू देयर एडवर्स इंटरेस्ट, मतलब उनकी इंटरेस्ट को अफेक्ट नहीं करना चाहिए। तो इसमें कहा गया है कि पहला तो इट शुड नॉट it shall make a reservation of equity shares for the same class in favor of the holders of outstanding compulsorily convertible debt instruments, if any, in proportion of the convertible parts thereof। जो भी कन्वर्टेबल पोर्शन है उसके प्रोपोर्शन में, जो कि जिस प्रोपोर्शन में हम शेयर्स दे रहे हैं उस प्रोपोर्शन में ये बोनस इशू एक रिजर्व कैटेगरी बना के रखना पड़ेगा उनके लिए। और जब ये डेट ऑफ अलॉटमेंट होगा, जिस दिन ये कन्वर्ट होगा, उस दिन इन्हें अलॉट किया जाएगा। बोनस इशू फ्री रिजर्व से होंगे। इसमें भी वही पॉइंट जो सोर्सेज में हमने पढ़ा था, फ्री रिजर्व्स, सिक्योरिटीज प्रीमियम, सीआरआर। ठीक है, बोनस इशू डिविडेंड की जगह नहीं दिया जा सकता। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रपोजल विद इन 15 डेज, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसमें दो चीजें दी गई हैं कि अगर आपका जहां आपका बोनस इशू का अप्रूवल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के अप्रूवल से काम चल जाएगा, जहां शेयर होल्डर्स की जरूरत नहीं है, वहां 15 दिन में ये कंप्लीट हो जाना चाहिए, इम्प्लीमेंट होना चाहिए बोनस इशू। लेकिन जहां शेयर होल्डर्स का अप्रूवल चाहिए वहां पे 2 महीने का टाइम दिया गया आपको, ये पूरे प्रोसेस को, ये पूरे बोनस इशू के जो स्कीम है, जो बोनस इशू है, उसे इम्प्लीमेंट करने के लिए 2 महीने कब से, ये इंपॉर्टेंट है। 2 महीने दिए गए हैं आपको फ्रॉम द डेट ऑफ मीटिंग ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स टू 2 months फ्रॉम द डेट ऑफ मीटिंग ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। ठीक है, ये बात आपकी क्लियर हो गई। ये प्रोसीजर में वही चीजों को रिपीट किया गया है, तो हम लोग जल्दी से इसे देखेंगे। पहला पॉइंट है एओए का ऑथराइजेशन। सेकंड पॉइंट है अगर आपका एओए में वो प्रोविजन नहीं है तो आपको अल्टर करना पड़ेगा। थर्ड पॉइंट है अगर इंक्रीज करने की जरूरत है, आपको एक्सीड कर रहा है, अगर आपने बोनस इशू किया तो आपको ऑथराइज कैपिटल इंक्रीज करना पड़ेगा। फोर्थ पॉइंट है 63 को कंप्लाई करना पड़ेगा, और 293 और 295 ऑफ सभी आईसीटीआर को भी कंप्लाई करना पड़ेगा। फिफ्थ पॉइंट इज स्टॉक एक्सचेंज को 2 वर्किंग डेज में इन्फॉर्म कर दो। ये आप एलओडीआर पढ़ोगे तो ये चीजें आएंगी वापस से। सिक्स्थ पॉइंट है कि पहला तो डेट ऑफ क्लोजर, जो बुक्स आप क्लोज करोगे कि रिकॉर्ड डेट, वो सबको हमें इन्फॉर्म करना पड़ेगा। ठीक है, बोर्ड मीटिंग आएगी। फिर है कि 7th पॉइंट जहाँ ओनली बीआर रिक्वायर्ड है तो 15 डेज। 8th पॉइंट है जहाँ जनरल मीटिंग चाहिए वहाँ 2 महीने। 9th पॉइंट है बोनस इशू का अनाउंसमेंट एक बार किया तो विड्रॉ नहीं किया जा सकता। 10th पॉइंट है कि परमिशन ऑफ आरबीआई इफ any required under section 6 3B of
FEMA 1999 should be obtained to allot bonus shares to non-resident Indians if such issue does not fall under the automatic rule. देखो दो रूट्स होते हैं बेसिकली, एक जहाँ आपको सीजी की परमिशन चाहिए होती है और दूसरा ऑटोमेटिक रूट, मतलब आपका एक विद इन लिमिट है तो आपको किसी की परमिशन लेने की जरूरत नहीं, आप सीधे भी इन्वेस्ट कर सकते हो, लेकिन जहाँ परमिशन लेना पड़ेगा आपको वो लेना ही पड़ेगा, उसको कोई ऑप्शन नहीं है। फिर है कि नेसेसरी रेजोल्यूशन पास करो जनरल मीटिंग में, 11 पॉइंट। 12 पॉइंट है रिकॉर्ड डेट फिक्स करो। 13 पॉइंट है बोर्ड मीटिंग करो कि अलॉटमेंट कैसे करोगे, उसका प्रोसेस क्या होगा, प्रोसीजर क्या होगा। 14 जो भी आपको परमिशन चाहिए, फाइल रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट कि आपने अलॉट किया इन PES3 फॉर्म टू स्टॉक एक्सचेंज आफ्टर पेइंग फीस विद इन 30 डेज। और उसका लिस्टिंग एंड ट्रेडिंग परमिशन चाहिए आपका अगर सिक्योरिटीज लिस्टेड है। 15 पॉइंट 15 दिन में हो जाना चाहिए। 16 पॉइंट सबमिट एन एप्लीकेशन टू स्टॉक एक्सचेंज फॉर लिस्टिंग ऑफ बोनस शेयर्स। ठीक है, और एक इसके बाद वाला टॉपिक है, ये आप पढ़ लेना। तो हमारा आज का वीडियो यहीं तक का था। ये 15-17 मिनट्स का पहला वीडियो है। दूसरा वीडियो भी इतना ही छोटा होगा, बल्कि इससे भी छोटा होगा, स्वेट इक्विटी शेयर्स। और उसके बाद वाले ESPS और जो ESOPs के को गवर्न करते लॉ, उसको हम पढ़ेंगे। और इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी। जो मैं आपको ईमेल आईडी दे दूंगी डिस्क्रिप्शन में। और आपको अगर MCS दैट इज मल्टी डिसिप्लिनरी केस स्टडीज के इंडेक्स की जरूरत है तो आप मुझे मेल कर दो, मैं आपको रिवर्ट कर दूंगी। उसका अपडेटेड वर्जन मैंने प्रिपेयर किया है जो जुलाई 2020 एग्जाम्स के लिए रेलिवेंट है। ठीक है, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियोस, फ्यूचर वीडियोस, स्टे ट्यून्ड, बाय बाय।